हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ एसी। ठीक है, तो हमने एसी सर्किट का सीरीज़ पिछले लेक्चर से शुरू किया था और आज उसका ये दूसरा वीडियो है एसी सर्किट का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ एसी। ठीक है, और अगर पीछे के सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ एसी के बारे में। जनरेशन ऑफ एसी के बारे में, जनरेशन ऑफ एसी कि भाई हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई कोई एसी है, इसका जनरल फॉर्म, या हमारे घर में जो एसी आती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम देखते हैं भाई कि ऐसा एसी आता कहाँ है, या एसी का जनरेशन होता है कैसे होता है, वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो एसी के जनरेशन के पीछे जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल है वही फैराडे का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फैराडेज लॉ, या फैराडे, इसी को हम कहते हैं भाई फैराडेज लॉ। फैराडे का जो लॉ है यही इसका मेन बेसिस है। इसी के जनरेशन का मेन बेसिस, मेन प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ। तो इसमें आप क्या देखते हैं फैराडेज लॉ में, जैसे अभी आम जानते हैं कि अगर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो, फ्लक्स क्या चीज़ होता है, तो फ्लक्स होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो बी डॉट ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, एरिया ले लीजिए। अब ये बात आप जानते होगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट। जैसे ये एक ब्लैक बोर्ड है, ये एक एरिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो इसका सरफेस एरिया होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होगा, जैसे हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब इसका डायरेक्शन जो है, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर बी, इसको और एक्सपेंड करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, तो ये क्या निकल के आएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर। बी और ए वेक्टर के बीच में, याद रखिए, ए वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है ना। तो फैराडेज ने क्या बोला था, फैराडेज ने बोला था कि अगर किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराया जाए, तो चेंज कराया जाए तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ईएमएफ का उन्होंने फॉर्मूला रखा था, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये फॉर्मूला आता था n इंटू डी फाई बाई डी टी, n इंटू डी फाई बाई डी टी। तो ये फैराडे का लॉ। अगर आपको किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो आपको तीन चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए टाइम के साथ, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है मेरा, फ्लक्स को चेंज करना टाइम के साथ, क्योंकि अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँ टाइम के साथ, या तो मैं एरिया को चेंज करूँ टाइम के साथ, या तो मैं इस थीटा को चेंज करूँ टाइम के साथ। तीनों ही सिचुएशन में अगर मैं टाइम के साथ बी, ए या थीटा को चेंज करता हूँ तो ये ईएमएफ एक कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। तो हमारे जो जनरेटर है, ज़्यादातर जनरेटर हो उसमें वो थीटा चेंज होता है। थीटा क्या है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो हम क्या करते हैं, एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में रखते हैं और कॉइल को रोटेट करते हैं। तो जब कॉइल रोटेट होगा तो उसके साथ साथ, जैसे कॉइल पहले ऐसे है, उसका एरिया वेक्टर ऐसे है, अब कॉइल ऐसे रोटेट हुआ तो उसका एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लगातार बदलता है। चलिए उसी को ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए हम अगला डायग्राम बनाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स ले लेते हैं। एक मैग्नेट हम ऐसा ले लेते हैं नॉर्थ पोल, और एक मैग्नेट हम ऐसा ले लेते हैं साउथ पोल। ठीक है। और तो इनके पीछे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अब इसी के बीच में हमने क्या कर दिया, एक कॉइल प्लेस कर दिया। एक कॉइल इस तरह से प्लेस कर दिया, जो कॉइल एक शाफ्ट पे रखा होगा और वो शाफ्ट घूम रहा होगा। जैसे वो शाफ्ट इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है ना। मतलब बीच में ऐसे क्या किया हमने, इधर मान लीजिए मेरे इस रूम के दीवार में इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, बीच में मैंने इस तरह हाथ की तरफ अपना कॉइल रख दिया। तो इस कॉइल को अगर मैं रोटेट करूंगा इसके बीच में, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं रोटेट करूंगा तो मान लीजिए अभी इनिशियल सिचुएशन में ये कॉइल इस तरीके है, इस तरीके से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, और मेरा कॉइल बिल्कुल इस तरीके से है, यानी उसका सरफेस जो है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, लेकिन उसका वेक्टर, एरिया वेक्टर अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा है। मतलब एरिया वेक्टर मैं किधर ले रहा हूँ, इधर, क्योंकि एरिया अगर ऐसे है तो एरिया के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर ऐसे है। तो इस सिचुएशन में ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, मेरा
जो कॉयल है वो इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में, यानी ये ऐसे खड़ा है ना, वर्टिकल पोजीशन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है। तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है स्टूडेंट, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। कुछ समय बाद अगर ये एरिया ये रोटेट कर रहा है, ये जो आपका कॉयल है ये ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। इसको रोटेट कौन करा रहा होगा? तो जो आप जनरेटर के साथ इंजन लगाते हैं ना, अल्टरनेटर के साथ इंजन जो लगाते हैं, तो वो इंजन इंजन का शाफ्ट रोटेट होता है और इसी शाफ्ट पे एक कॉयल होता है। तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो बताइए स्टूडेंट, ओमेगा टी टाइम बाद, मान लीजिए ओमेगा की स्पीड से ये रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा टी टाइम बाद, इसका ओमेगा टी टाइम बाद ये ए कहाँ आ जाएगा? ए नीचे आ जाएगा अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो। और ये वाला एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इधर से इधर, लेकिन पहले कॉयल ऐसे था, अब कॉयल ऐसे रोटेट हो गया तो उसका एरिया वेक्टर नीचे हो गया। तो किसी भी टाइम टी पर, मान लीजिए सिचुएशन था टी इक्वल टू 0 पे, ये सिचुएशन था टी इक्वल टू टी पे, तो किसी भी टाइम टी पे फ्लक्स की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ, मान लीजिए इसके पास n नंबर ऑफ कॉयल है, तो n नंबर, तो एक कॉयल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हमने लिखा था? बी ए कॉस थीटा। अगर n नंबर ऑफ कॉयल है तो कितना हो जाएगा? n बी ए कॉस थीटा। और मान लीजिए n है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस कॉयल, b मैग्नेटिक फील्ड है, a इस लूप की एरिया है, और इनके बीच में किसी भी टाइम, जनरल टाइम t पे एंगल कितना बन रहा है? ओमेगा टी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी। तो एक बात सोचिए स्टूडेंट, अगर अभी हमने आपको क्या बताया था कि फैराडे का नियम क्या कहता है कि E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, और आप देख रहे हैं N कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, लेकिन ये ओमेगा जो है, ओमेगा टी यानी अंदर जो थीटा है वो टाइम के साथ बदल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ओमेगा बदल रहा है। तो यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। और अगर यहाँ पे देखिए ओमेगा एक कांस्टेंट है तो ओमेगा साथ में बाहर भी आएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 sin 2 थीटा, है ना, मतलब 2 अंदर भी रहता है एक बाहर भी रहता है। वैसे cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा क्या? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अब आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करिए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही होगी, जिसको हम स्लिप रिंग से बाहर कनेक्शन ले लेते हैं। स्लिप रिंग से मतलब यहाँ पे इस तरह से स्लिप रिंग से हम बाहर कनेक्शन निकाल लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको हम बाहर लोड पे ले लेते हैं, बाहर अपने डिवाइसेस ड्राइव करने के लिए। तो अब देखिए अपने घर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर कीजिए स्टूडेंट। तो अभी मैंने क्या लिखा था? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? ई नॉट की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं एन बी ए इंटू ओमेगा। यानी अगर आपको पीक वोल्टेज बढ़ाना है, तो आप ओमेगा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओमेगा को बढ़ाएंगे तो एक चीज़ प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने आपको बताया था कि अंदर जो लिखा होता है हमारे घरों में जो आता है ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और हमारे घर में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज की जगह ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 पाई। अगर 50 हर्ट्ज होगी तो 100 पाई हो जाएगा ओमेगा। तो यानी ये ओमेगा तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ओमेगा आपने बदल दिया, यानी जो जिस स्पीड से ये आयरन रॉड रोटेट कर रहा है, इसको आपने चेंज कर दिया तो आपके सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेस हैं उनकी स्पीड इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो और बाकी आपके जो बल्ब हैं, इनकैंडेसेंट लैंप हैं, उसके अंदर आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में जितने भी डिवाइस ऑपरेटेड हैं उनकी वो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनका ओमेगा का वैल्यू 100 पाई है। ठीक है ना, तो ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं बी बदल सकता हूँ, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता हूँ अगर मुझे पीक वोल्टेज बढ़ानी है, या नंबर ऑफ टर्न जनरेटर बनाते समय इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकता हूँ, जिससे मुझे पीक वोल्टेज ज़्यादा मिले। ठीक है ना, अब ये बात है कि अगर 50 हर्ट्ज, जैसे अगर आप याद रखिए, अगर आपको 50 हर्ट्ज जनरेट करना है तो बाहर से जो इंजन लगा हुआ है वो अल्टरनेटर कितनी बार घुमाना चाहिए? तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 50 बार वो रॉड घूमना चाहिए, यानी 50 राउंड लेना चाहिए वो रॉड 1 सेकंड में। तो अगर मिनट में बात करें तो मिनट में 3000 राउंड लेना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपके इंजन की रफ्तार होनी चाहिए 3000 आरपीएम, यानी 3000 रोटेशन पर मिनट। तभी आपको, अगर अल्टरनेटर के साथ इंजन लगा हुआ है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 3000 आरपीएम है, तभी जाके आपको 50 हर्ट्ज मिलेगा, नहीं मिलेगा। 50 हर्ट्ज से कम या ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में जो जनरेटर वाला सप्लाई होता है, जो ला के लगा देते हैं, और बाकी लोग कैटरर्स लोग, वो देखते हैं वो फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करने का रीज़न क्या है? कि फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है, 3000 आरपीएम इंजन पे नहीं होता, इसके कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ई नॉट, जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था, ई नॉट ये कहाँ से आता है और ये ओमेगा के पीछे आने का कारण क्या है। तो ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल और ये जनरेशन ऑफ एसी इसी तरीके से होता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।